घर खरीदने का सही समय और तरीका क्या है। लोग ज्यादा करके ये 4 रीजन के कारण घर लेने में जल्दबाजी करते हैं। मतलब अगर मेरे पास में घर नहीं है तो लोग क्या सोचेंगे। इंटीरियर में भी ना बहुत सारे वैरायटी हैं। एक गरीबों वाला इंटीरियर आता है, बिल्डर और ब्रोकर के भौकाल में तो फंसना ही नहीं है। तो अब ये चाहोगे ना भाई, इसका सलूशन क्या है। तो स्वागत है दोस्तों मनी पैनल विद राजेश के फर्स्ट एपिसोड में, जो आज हम आपको बताएंगे कि घर लेने का सही समय और सही तरीका। उसके पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या है, क्योंकि मेरे एक क्लाइंट ने गलती की थी। अब मेरे क्लाइंट के भाई ने एक होम लोन लिया था जिसकी EMI 43,000 आ रही थी, जिसमें उसके जो को एप्लीकेंट जो उसका भाई था उसकी सैलरी मात्र 23,000 थी, जिसमें वो होम लोन में कंट्रीब्यूशन कर रहा था 20,000 का। यानी कि दोस्तों मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी लोन लेने की, घर लेने की क्या जल्दी है जिसमें मेरा पूरा का पूरा सैलरी ही चला जाता हो। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अब मैं आपको बताता हूं कि घर खरीदने का सही समय और तरीका क्या है। लोग ज्यादा करके ये 4 रीजन के कारण घर लेने में जल्दबाजी करते हैं। अब उसमें पहला रीजन क्या है कि सब ले रहे हैं इसीलिए मुझे भी लेना है। अब सब ले रहे हैं इसका मतलब कि अगर कोई घर ले रहा है तो शायद उसके पास में बैकअप होगा, शायद उसके पिताजी ने कुछ पैसा रखा होगा, उसके कारण वो ले पा रहा होगा, या कहीं से पैसा आ रहा होगा उसकी वजह से ले पा रहा होगा। लेकिन आप अभी अभी नए जॉब पर लगे हो, क्या आपके पास में बैकअप है, कोई बैलेंस है? नहीं है ना। लेकिन इस वजह से लोग क्या करते हैं, पहले नौकरी पे लगते हैं और घर लेने की जल्दबाजी करते हैं, जो हमें नहीं करना है। दूसरा जो स्टेटस होता है कि सोशल स्टेटस, दूसरा कारण है कि सोशल स्टेटस। मतलब अगर मेरे पास में घर नहीं है तो लोग क्या सोचेंगे। गांव में मेरे पिताजी रहते हैं, उनको 10 लोगों को बताना है कि भाई मेरा बेटवा है ना, वो बंबई में अपने पैसे से घर लिया है। अब 4 लोगों के पास में ये चीज जाना चाहिए, इसीलिए लोग क्या करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी घर लो। उसमें तीसरा जो कारण आता है फैमिली प्रेशर। फैमिली प्रेशर मतलब अभी अभी मेरा बेटा जॉब पे लगा है, कल उसकी शादी करानी है, अगर घर नहीं होगा तो उसको अच्छी बीवी नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत सारे लोग उस कारण से भी, ये फैमिली प्रेशर है जिसमें आपके पिताजी, आपके नेबर, आपका फ्रेंड, उसने घर लिया है इसीलिए क्या करना है, मुझे भी घर लेना है। अगर किसी का सर फूट गया है तो क्या हम लोग भी अपना सर फोड़ लेना चाहिए? शायद उसके पास में बैकअप है, मेरे पास में नहीं है, तो हमें क्या करना है, घर जल्दी नहीं लेना है। इसके बाद में ये आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये बिल्डरों और ब्रोकरों का बनाया हुआ भौकाल है। आज अगर मैंने घर नहीं लिया ना तो कल शायद ये घर मैं नहीं ले पाऊंगा, इतना महंगा हो जाएगा, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपको मैं यहां पर एक चीज और बताता हूं, आप घर लेते हो, घर ले लेते हो, लेकिन मान लो कि कल के डेट में आपको घर को बेचना है। घर को बेचना है, घर आपके टाइम पर नहीं बिकता है या आपके रेट पर नहीं बिकता है। घर लेना बहुत आसान है, लेकिन घर बेचना दोस्तों ना बहुत मुश्किल है। ऐसे मेरे एक क्लाइंट हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक क्लाइंट मेरे पास में आए थे, उन्होंने 2012 में एक घर लिया। आज 12 साल हो चुके हैं, रेंट आ रहा है 4,000, कितने में लिया था, 12 लाख में लिया था। आज की सिचुएशन मैं आपको बताता हूं, रियल मेरे ऑफिस में आकर के उन्होंने बात किया, सर 13 लाख में बेच रहा हूं और बिक नहीं रहा है। तो दोस्तों घर लेना बहुत आसान है, लेकिन घर बेचने में दशकों चले जाते हैं और रेट नहीं मिलता है। इसलिए हमें घर लेना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आगे हम लोग ये देखते हैं कि केवल घर लेने से काम नहीं होगा,
लोगों को लगता है ना मैंने घर ले लिया इसके बाद में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है दोस्तों, क्या क्या चीजें आ सकती है आज आप तक अभी तक आपने कैलकुलेशन नहीं किया होगा, लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं शायद आपको यह सच्चाई किसी ने बताया नहीं होगा। अब आप समझते हैं कि मेरे को घर लेना है और आप 1 करोड़ का घर लेने के लिए जाते हैं। केवल घर लेने से काम नहीं चलेगा। अगर आप 1 करोड़ का घर लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको 20% डाउन पेमेंट देना होगा बिल्डर को, यानी वो कितना होगा 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए अगर आपके पास में बैकअप में है तो घर लेना है। लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं दोस्तों, इतने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद में बहुत सारी चीजें होती है जो मैं 1 बाय 1 आपको बता रहा हूं। इसके बाद में आता है रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। भाई कोई भी घर आप लोगे ना, मेल है तो 7% आपको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट देना है, फीमेल है तो 5% आपको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट देना ही देना है। यानी कि मेल है तो आपको कितना हो गया 7 लाख रुपया आपको रजिस्ट्रेशन पर भरने हैं, जो आपको लोन लेकर के नहीं भरना है। अगर लोन लेकर के आप भर रहे हैं डाउन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो ये तो सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं। आपको जब भी लेना है ये चीजें आपके पास में अवेलेबल रहनी चाहिए। उसके बाद में आता है इंटीरियर कॉस्ट। अगर 1 करोड़ के घर में इंटीरियर कराना है और आपने 5-7 लाख का इंटीरियर लगाया तो भाई आप सबको आपके घर में नहीं बुला सकते हो। गरीबों जैसा आपका घर दिखेगा, क्योंकि जब आप घर देखने आए थे तो बिल्डर ने बहुत सजावट के साथ में आपको घर दिखाया था और आपको तो ऐसा लगा था कि बस ऐसे ही घर में जाकर के मेरे को रहना है। भाई जब आप लेने के बाद में आप माथा पकड़ते हो, भाई क्या, तो केवल 4 दीवार आपको बिल्डर देता है। उसमें अब सजावट का काम आपको करना है। इंटीरियर, अब यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है? इंटीरियर में भी ना बहुत सारे वैरायटी हैं। एक गरीबों वाला इंटीरियर आता है, 5-7 लाख का अगर आप इंटीरियर कर रहे हो तो आप केवल आपके लेवल का, यानी कि कुछ 2-4 दोस्त होंगे ना, 2-4 रिश्तेदार होंगे, उनको बुला सकते हो। इसके ऊपर नहीं। ये तो चल रहा है सिलसिला बड़ा से बड़ा इंटीरियर कराने का। अगर वो करने के बाद में दूसरा एक बंदा बोलता है, भाई अरे वो तो चिंटुआ ने क्या किया मालूम है, उसने 15 लाख का इंटीरियर कराया है। जैसे ही 15 लाख का आप सोचते हो इंटीरियर कराने का, भैया पता चलता है कि पिंटुआ ने तो 20 लाख का करा लिया। अब भैया ये अगर आदमी है तो ठीक है, लेकिन ये औरतों के कान में चले गया ना, तब तो भाई ये तो मुसीबत हो जाती है। हमने झेला है। तो ये चीजें आप देखिए कि इसकी कॉस्टिंग कितना बढ़ रहा है। 1 करोड़ का आपने घर लिया, भाई अभी तो यहीं पर पड़े हो, अभी 20 लाख दिया, 7 लाख दिया, 15 लाख दिया। आगे देखो और क्या क्या होता है। अप्लायंसेस, यानी कि घर लेने से काम नहीं चलेगा। अब घर में आपके पास में एसी होना चाहिए, आपके पास में टीवी होना चाहिए, आपके पास में फ्रिज होना चाहिए, किचन मॉड्यूलर किचन होना चाहिए। ये सब में भी तो पैसे जाएंगे भाई, इसमें भी 7-10 लाख रुपए लग जाएंगे। भाई लोन लेने की गलती मत करना। यहां पर लोन अगर आपने ले लिया तो आप फंस गए। इसके बाद में आपका मंथली ईएमआई आता है। 1 करोड़ का घर लिया है और आपने 20 लाख डाउन पेमेंट दिया है, यानी कि अब आपने 80 लाख का होम लोन लिया है। 80 लाख पर आपका ईएमआई मिनिमम 80,000 आएगा। 80,000 की ईएमआई, पहले ये पैसा भर चुके हो अलग। उसके बाद में मेंटेनेंस कॉस्ट में आता है, यहां पर आप देखिए क्लब हाउस ट्रैप। जब आप बिल्डिंग में फ्लैट देखने गए थे, बिल्डर ने आपको दिखाया था भाई यहां पे जिम है, क्लब हाउस है, यहां पर ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी, उसके नाम पर आपसे ना 5-7 लाख रुपया ले लिया। वो तो ले लिया, उसके बाद में उसका मंथली मेंटेनेंस भी लगता है जो आपको पता नहीं था, वो ईएमआई के साथ में। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत सारे लोग, मतलब अगर उस बिल्डिंग में 100 लोग रह रहे हैं ना, तो 99% तो उस चीज को यूज ही नहीं करते हैं।
अपने ही टेंशन में इतना पड़े हैं, कहाँ समय है जिम में जाने का, बीच में जाने का, ये सब चीजें उनके पास में समय नहीं है। आप कभी भी जाके देखो ना तो इक्का दुक्का वहां पे बुढ़ऊ मिल जाएंगे, कोई बच्चे मिल जाएंगे, बाकी कोई मिलता नहीं है। लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे आपको हर महीना ईएमआई के साथ में जोड़ के देना है। तो ये चीजें तो ये हो गई। अब आप क्या सोचोगे, भाई इतनी अच्छी सोसाइटी है तो ये सब तो ले लिया, अब क्या करते हैं, लोग बोल रहे हैं भैया तेरे पास सब कुछ तो है, कार नहीं है। अब आप क्या करते हो कि कार परचेस के लिए आप जाते हो, अब कार लोन लेते हो। कार लोन यानी कि अगर आप 20 लाख का कार लिए तो उसमें भी आपका 14 से 15 हजार ईएमआई हो गया। अब ये जो जितना भी ईएमआई के जाल में आप इस तरह से फंस जाते हो कि अब आपको टेंशन आने लगता है। अब 4 साल से 5 साल से लोन भर रहे हो, लोन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब क्या सोचते हो, भाई ये लोन को अब खत्म करना है, प्रॉब्लम बहुत आ रहा है। तो अब क्या करते हो, आप पर्सनल लोन के बारे में सोचते हो, यानी कि ये लोन को खत्म करने के लिए एक और लोन लेते हो जिसका नाम है पर्सनल लोन, और उसकी एक और ईएमआई हो जाती है चालू, और वो ईएमआई आपको इस लोन के जाल में इस तरह से फंसा लेती है कि आप जिंदगी भर उस लोन के झंझट से बाहर ही नहीं आ पाते हो। इसीलिए दोस्तों मैं बता रहा हूं कि ये चीजें लेने के पहले 10 बार सोचिए। आज मैंने आपको बता दिया कि भाई घर नहीं लेना चाहिए, जल्दी से आपको ईएमआई नहीं चालू करवानी चाहिए। तो अब ये चाहोगे ना भाई इसका सलूशन क्या है, तो सलूशन भी बताता हूं, बीच में नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बीच बीच में लाइक कर देना मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूं। तो जो आप पैसे बिल्डर को देने वाले थे, लमसम में इंटीरियर कराने वाले थे, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लमसम पैसे बिल्डर को दे रहे थे। कितना दिए थे, 20 लाख रुपए। इसके बाद में आपने इंटीरियर पर खर्चा किया था, कितना किया था, 10 लाख खर्चा किया था, यानी कि 20 और प्लस 10 कितना हो गए, 30 लाख। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन में आपका 7 लाख रुपया गया था। टोटल आपने 37 लाख रुपया खर्चा किया। अच्छा, ये मैं हमेशा सोच रहा हूं कि ये आपने लोन नहीं लिया होगा। अगर लोन लेकर के किया होगा, भाई जिंदगी में आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। अगर नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये 37 लाख को आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है 10 साल के लिए। 10 साल के लिए 37 लाख इन्वेस्टमेंट करते हो, 12% का भी मिनिमम रिटर्न्स मिला ना, तो आपका पैसा 1 करोड़ रुपया बनता है। अब 1 करोड़ यहां पे बन गया। अब आपकी जो ईएमआई स्टार्ट होने वाली थी कितने की होती, 80,000 की। 80,000 की ईएमआई थी प्लस मेंटेनेंस, जिसमें आपका जिम, क्लब हाउस ये सब था, उसमें आपका पैसा गया। तो ये टोटल मिलाकर के आपका मेंटेनेंस वो सब मिलाकर के आपका 10,000 हो गया। तो टोटल आपका 90,000 यहां पर गया। कार का भी एक ईएमआई था, कितना था, 14 से 15,000। तो आपका टोटल 95,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक, 1 लाख रुपए का आपका ईएमआई जा रहा था। उसको अगर आप 1 लाख की ईएमआई को आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका पैसा 10 साल में 12% से, एंड उसको क्या करना है, 10% का स्टेप अप भी लगाना है, यानी कि उसको 10% से हर साल बढ़ाना है। तो ये आपका पैसा 10 साल में 4.5 करोड़ रुपया बनता है। अब ये 4.5 करोड़ और प्लस यहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो 1 करोड़, कितना हो गया, 5.5 करोड़। 5.5 करोड़ अगर आपके पास में बैलेंस हो जाता है तो उसका 70% आपको पैसा निकालना है और घर लेना है। उसके पहले एक और बताता हूं कि यहां पर जो आपका ईएमआई है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी ईएमआई 1 लाख रुपए महीने की चल रही है ना, तो दोस्त आपका मिनिमम इनकम ना 2-2.25 लाख रुपया होना चाहिए। अगर 2-2.25 लाख रुपया इनकम आपका महीने का है और आपके पास में 30 से 35 लाख रुपया बैकअप में है, तो 1 करोड़ का घर लेना, वरना आप घर लेने की सोचना भी मत।
आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोचना, यहां पर आपका पैसा बनेगा दोस्त। और यहां पर आपके पास में 5.5 करोड़ होते हैं, जिसके ऊपर 70% अगर आपने उसका निकाल करके घर लिया ना, घर का वैल्यू मैं बोलता हूं कि 2.5 करोड़ भी हो गया रहेगा ना, इजीली आप उसको ले सकते हो। और बाकी का पैसा जो है ना, वो आपके बैकअप में रखना है। बैकअप में इसलिए रखना है कि कल आपके एम्प्लॉयर ने बोल दिया भाई कल से आपको आने की जरूरत नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। आपने 2 साल का पैसा बैकअप में रखा है, टेंशन फ्री रखा है, और नया जॉब मिलने तक आप उसको एंजॉय कर सकते हो, टेंशन फ्री रह सकते हो। यही चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और थोड़ा सा मैं और आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसा जो गलती करते हैं, स्टार्टिंग में मैंने जो बताया, सब ले रहे हैं, इसके लिए मैं ले रहा हूं। गलती नहीं करना दोस्त, मैंने आंसर भी आपको बता दिया। सोशल स्टेटस बाहर में जाए, सोशल स्टेटस, अपने को पैसा बनाना है, घर लेना है। फैमिली प्रेशर के कारण आपको घर लेना नहीं है, बैकअप बनाना है, घर लेना है। और भाई बिल्डर और ब्रोकर के भौकाल में तो फंसना ही नहीं है। ये हमेशा से बेवकूफ बनाते आए हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। अगर आप इस जाल से बच गए तो भाई आपकी तो बल्ले बल्ले है। आपके भी कुछ फ्रेंड रिलेटिव होंगे जो आपको घर लेने का प्रेशर बना रहे होंगे, दबाव बना रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ये वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।